Hi students, hope you guys are doing well. Today I'm going to continue Julius Caesar. ये जूलियस सीजर का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 में मैंने समरी और कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से कवर किया था। पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था जूलियस सीजर एज अ हिस्टोरिक ट्रेजेडी और डिस्कस किया था टाइटल एनालिसिस कि टाइटल अप्रोप्रिएट है या नहीं जूलियस सीजर का, या कुछ और होना चाहिए, या क्रिटिक्स ने क्या आर्गुमेंट किया है टाइटल को लेकर, वो सब मैंने डिस्कस किया था पार्ट 2 में। इस पार्ट 3 में आई एम गोइंग टू डिस्कस थीम्स ऑफ द प्ले। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो क्या आपको पता है कि थीम किसे कहते हैं? आपने देखा होगा पोएम की भी थीम आपसे पूछी जाती है, या किसी स्टोरी की भी थीम आपसे डिस्कस की जाती है, या फिर प्ले की भी थीम होती है। तो भाई थीम का मतलब होता है, किसी भी लिटरेरी वर्क की थीम का मतलब ये है कि उसका सब्जेक्ट क्या है, विच सब्जेक्ट इज मेनली बीइंग डिस्कस्ड थ्रू आउट द स्टोरी, थ्रू आउट द प्ले, थ्रू आउट द पोएम। ओके, तो सबसे पहली थीम जो मेन है वो है पावर एंड एम्बिशन। प्ले ये दिखाता है कि पावर का नेचर ऐसा होता है दैट इट कैन करप्ट द इंडिविजुअल्स आल्सो। हमारा जो मेन कैरेक्टर जूलियस सीजर है वो क्या है? वो पावरफुल लीडर है, और उसका जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो एम्बिशियस होता दिख रहा है। और इसी वजह से ही लोग क्या कर रहे हैं, उसको गलत समझ रहे हैं कि कहीं वो एक दिन टायरेंट ना हो जाए। ओके, तो पावर से उसके अंदर एम्बिशन आ रही है। एम्बिशन किस चीज की? और ज्यादा पावरफुल होने की, कंट्रोल करने की लोगों पर। ठीक है, तो किस तरीके से एम्बिशन दिखाई पड़ रही है? वो इसी तरीके से कि उसकी जो डिजायर है ना, कि मैं किसी भी तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर लूं, ये चीज डिमोन्स्ट्रेट की गई है कि कैसे वो डिसरिगार्ड करता है सूथसेयर की जो वार्निंग थी, बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी वार्निंग्स उसने क्या कर दी? बिल्कुल इग्नोर कर दी। तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि उसकी डिजायर थी किस तरीके से वो अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है। और वी कैन कम टू द कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग द एंटायर प्ले कि दिस प्ले इलस्ट्रेट्स कि कैसे एम्बिशन कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। इसी एम्बिशन की वजह से ही आगे जाके मर्डर होता है, कितना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही नहीं कि जूलियस सीजर के लिए ही हो, या सिर्फ ब्रूटस के लिए ही हो आगे चलकर, बल्कि सोसाइटी के लिए भी ये चीज थी, राइट? तो वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन दैट यस, पावर एंड एम्बिशन इज द मेन थीम। और जो पावर स्ट्रगल है, सिविल वॉर है, जिसकी वजह से सीजर का मर्डर हो जाता है, ये सब डिमोन्स्ट्रेट करता है कि हाउ ambition can lead to chaos, confusion and the destruction as well. दूसरी मेन थीम निकल के आती है बिट्रेयल। बिट्रेयल कहते हैं धोखा। तो आपको पता है किसने किसको धोखा दिया? जूलियस सीजर को किसने धोखा दिया? उसके फ्रेंड ब्रूटस ने। ओके, और ये बिट्रेयल कैसे पैदा हुआ? दिस बिट्रेयल वाज ड्रिवन बाय द फियर दैट सीजर्स इंक्रीजिंग एम्बिशन विल लीड हिम टू बी अ टायरेंट, राइट, टू बी डेंजरस फॉर रोम। सब यही समझने लगे थे ना। तो बिट्रेयल सेकेंड थीम निकल के आती है, विच इज ड्रिवन अगेन बाय द एम्बिशन ऑफ सीजर। और यही बिट्रेयल आगे चल के वजह बनती है रिवेंज लेने का। एंटनी ऑक्टेवियस और लेपिडस बिल के जो कि सीजर के लॉयल थे, उनका जो बदला लेते हैं बाद में जाकर एक वॉर के रूप में। तो ये किसकी वजह से हुआ? बिट्रेयल ऑफ सीजर, यानी सीजर को धोखा मिला कुछ लोगों की वजह से। इस वजह से क्या हुआ? आगे चल के स्पाइरल ऑफ रिवेंज क्रिएट हो गया। ओके, तो सेकेंड मेन थीम निकल के आती है बिट्रेयल। तो सिर्फ अगर देखा जाए तो ब्रूटस और सीजर का ही बिट्रेयल नहीं था, आपस में लोग बिट्रेयल कर रहे हैं। यानी कि ब्रूटस को पता ही नहीं था कि ये जो मैं जिन कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिल गया हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये असल में जूलियस सीजर को ही हटाना चाहते हैं। इनको कोई रोम की नहीं पड़ी है, राइट? तो बाद में जाके उसको रियलाइज होता है कि मेरा फैसला बहुत गलत था। तो कुल मिला के जो ब्रूटस का जो पूरा एक टीम थी कॉन्स्पिरेटर्स की, वो भी ब्रूटस को क्या करी थी? बिट्रेयल करी थी। फिर आगे चल के हम ये देखते हैं कि ब्रूटस और कैशियस में बिट्रेयल हो जाता है, उन दोनों में ही नाइत्तेफाकी हो जाती है। वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है लास्ट में जाकर। तो वी कैन सी दैट बिट्रेयल की जो थीम है वो काफी सारे लोगों के बीच हमें प्ले में दिखाई पड़ती है। अनदर थीम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्री विल एंड फेट। फ्री विल मतलब कि लोग आजाद हैं एक्शंस को करने के, और उन एक्शंस को करके वो अपने डेस्टिनीज को क्रिएट करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्शन दिखाया है शेक्सपियर ने
इस फ्री विल और फेट का कि लोगों को चॉइस होती है अपने एक्शंस के जरिए, दे हैव द फ्री विल, दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट, बट होता वही है जो फेट चाहता है। यानी फेट क्या होता है? डेस्टिनी, भाग्य, राइट? सो द प्ले सजेस्ट दैट द फेट एंड द फ्री विल आर इंटरविंड, इन दोनों एक दूसरे से बहुत मिली जुली चीजें हैं, एंड बोथ प्ले अ रोल इन शेपिंग द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। कैसे? जैसे हमने इस प्ले में देखा कि सीजर को कई बार क्या हुआ, वॉर्न किया गया, अगर वो मान लेता तो शायद वो बच जाता, राइट? बट उसने नहीं माना, यानी कि उसके डेस्टिनी में लिखा ही हुआ था मर्डर, वी कैन से। तो दोनों तरीके से फ्री विल एंड फेट बोथ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। अगर इंसान ध्यान दे कि व्हाट ही इज डूइंग, अपने एक्शंस को अच्छे से तोले, तो उसका डेस्टिनी उसी के अकॉर्डिंग बन सकता है, राइट? सो फ्री विल एंड फेट बोथ आर इंटरलिंक्ड, उसका कॉम्प्लेक्शन दिखाया है। ब्रूटस के साथ भी यही होता है। ब्रूटस पहले तो उसका दिल ये था कि मैं मतलब कॉन्स्पिरेटर्स के साथ हूँ कि ना हूँ, फिर वो हो जाता है, फिर लास्ट में जाके फिर वो सोचता है कि मैंने गलत किया, तो इस तरीके से लास्ट में जाके उसकी मौत हो ही जाती है, वो खुद को मार डालता है। तो ऐसा क्यों? अगर वो सोचता, ध्यान देता इस चीज को कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट विद द कॉन्स्पिरेटर्स, एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, क्या वाकई मेरा जो फ्रेंड है जूलियस सीजर ऐसा हो जाएगा, तो ही शुड हैव गिवन अ सेकंड थॉट, बट उसने नहीं दिया, वो शामिल हो गया, राइट? सो दिस शोज कि फ्री विल एंड फेट अगेन आर इंटरलिंक्ड। इसी तरीके से पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के जरिए भी हम कह सकते हैं कि फ्री विल और फेट का यहाँ पे प्ले में दिखाया गया है इंटरलिंक। कैसे? राइज और फॉल जो हो रहा है सीजर का, मतलब एकदम से वो बहुत पावरफुल, लोगों ने उसको जाना, एकदम से उसका फॉल हो जाता है, ओके? और फॉल क्यों होता है? उसके अपने एक्शंस की वजह से ही होता है, जिसके बाद सिविल वॉर आता है। तो सिविल वॉर लिखा हुआ था, ये फेट बन गया, अंडरस्टैंडिंग? तो इट सजेस्ट दैट हिस्टोरिकल इवेंट्स आल्सो आर प्रीडिटरमिन्ड, कि ये होना ही है, बट वो कैसे हुआ? राइज एंड फॉल ऑफ सीजर, और सीजर अगर ना करता वो सब तो शायद ना होता आगे सिविल वॉर। सो वी कैन से फ्री विल एंड फेट बोथ आर इंटरलिंक्ड। नेक्स्ट थीम जो है वो है ऑनर एंड लॉयल्टी। तो लॉयल्टी किसकी इस प्ले में दिखाई गई है? तो ऑब्वियसली मार्क एंटनी की, वी कैन से। मार्क एंटनी की जान को भी खतरा था, जैसे कि मैं आपको समरी में बता चुकी हूँ कि इन लोगों ने प्लान किया था कि भाई हम जब मर्डर कर रहे हैं जूलियस सीजर का, तो साथ में निपटा देना चाहिए मार्क एंटनी को भी, क्योंकि मार्क एंटनी जूलियस सीजर के मर्डर के बाद हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, राइट? बट ऐसा नहीं हो पाया था। तो मार्क एंटनी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस वक्त स्पीच दी जब ब्रूटस ऑलमोस्ट कन्विंस कर चुका था रोमन्स को। ये सब मैं आपको समरी में कवर करवा चुकी हूँ। तो उसके बाद जब उसने स्पीच दी तब जाके लोगों का दिमाग पलटा है, ओके? तो वी कैन से दैट लास्ट मोमेंट तक वो लॉयल रहा है जूलियस सीजर के, जबकि वहीं पे ब्रूटस ने क्या किया? ब्रूटस ने लॉयल्टी अपनी लूज कर दी। वो भी लॉयल था पहले जूलियस सीजर के लिए, बट उसने रोम के ऑनर के लिए ऐसा किया, ठीक है? तो उसने ऑनर को ऊपर रखा कि मुझे अपने रोम से बहुत प्यार है, जूलियस सीजर से उतना प्यार नहीं है, मैं रोम को बहुत चाहता हूँ। तो उसने ये सोचा कि कहीं मेरे रोम के लिए ये जूलियस सीजर बहुत डेंजरस और टायरेंट ना हो जाए, उसने इस वजह से इंतकाम लिया, मर्डर किया उसका। तो कुल मिला के ऑनर एंड लॉयल्टी अगेन इज अ सिग्निफिकेंट थीम ऑफ दिस प्ले। नेक्स्ट थीम जो नजर आती है वो है टिरनी। टिरनी मतलब होता है जो अत्याचार, जुल्म वगैरह होता है लोगों पर, उसे कहते हैं टिरनी। जो एक राजा जुल्म कर सकता है लोगों पर, ठीक है? तो भाई इस पर टिरनी पे मैं बहुत अच्छा डिस्कशन कर चुकी हूँ, पार्ट 2 में भी, पार्ट 1 में भी। तो यस, ये जो पूरा असैसिनेशन है जूलियस सीजर का, जो लार्ज सेक्शन ऑफ द प्ले है वो इसी के अराउंड तो रिवॉल्व करता है। कॉन्स्पिरेटर्स इससे चीज से डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्या ना हो कि जूलियस सीजर टायरेंट हो जाए, वो अपने टिरनी के बल पर रोमन एम्पायर स्टैब्लिश कर ले और हमारी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना रह जाए, अंडरस्टैंडिंग? और यही वो ब्रूटस को भरते हैं। ब्रूटस को कन्विंस कैसे करते हैं? ब्रूटस को यही समझाते हैं कि तुम मानो ना मानो सीजर एक ना एक दिन टायरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको बार बार क्राउन ऑफर किया जा रहा है। तो बस यही तो ब्रूटस के मन में आ गया था कि यस, हो सकता है कि ये टायरेंट हो जाए, तो उसको मार देना बेहतर है। लास्ट में जाके वो जस्टिफाई करने जाता है जब अपने स्पीच से ब्रूटस कि मैंने इसलिए मारा है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जूलियस सीजर बहुत अच्छा था,
और मेरा अच्छा फ्रेंड था, बट क्योंकि ये टायरेंट हो सकता था, क्योंकि ये एम्बिशियस होता जा रहा था, तो एम्बिशियस होते होते मुझे ये डर था कि कहीं टायरेंट हो जाएगा और ये रोमेंस के लिए डेंजरस हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप आज़ाद होके रहना चाहते हैं या फिर आप गुलाम बन के रहना चाहते थे, राइट? तो इस तरीके से लोगों के माइंड को वो डाइवर्ट करता है। तो कुल मिला के वी कैन सी दैट tyranny इज द मेन थीम अगेन इन द प्ले। नेक्स्ट थीम इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेंस। जो वायलेंस इन कॉन्स्पिरेटर्स ने क्रिएट किया मर्डर करके, असैसिनेशन करके, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस कहते हैं रिजल्ट को। क्या इसका रिजल्ट हुआ? इसके बहुत बड़े बड़े रिजल्ट हुए। इसकी वजह से अल्टीमेटली एक सिविल वॉर आया एग्जिस्टेंस में, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स मरे। इसके अलावा प्ले हमें यह दिखाता है कि वायलेंस कैन बिगेट मोर वायलेंस, यानी अगर एक बार वायलेंस हुआ तो उससे और ज्यादा वायलेंस होता है। आप देख सकते हो सीजर के मर्डर के बाद कैसे एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस मिलकर सीजर के मौत का बदला लेते हैं। और वहीं पर इस वायलेंस के साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिले, कैसे ब्रूटस बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था। सिविल वॉर खत्म होने के बाद भी ब्रूटस को गिल्ट फील हुआ और वो नहीं चाहता था कि वो दूसरों के हाथों मरे, उसने खुद अपने आप को मार डाला था। तो वी कैन से दैट साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस भी नजर आया हमें वायलेंस का। ओके, कौन सा वायलेंस? जो मर्डर किया गया था जूलियस सीजर का। और एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये कि जूलियस सीजर के फ्यूनरल पर जाकर एंटनी ने किस तरीके से लोगों को क्या किया, मोल्ड कर दिया उन कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस था उस वायलेंस का जो इन लोगों ने किया था सीजर को मार के। तो हमने इस तरीके से देखा कि फार रीचिंग और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे इस वायलेंस के, जिसमें केवल इंडिविजुअल्स ही नहीं इंक्लूडेड थे या इन्वॉल्व थे, बल्कि लार्जर सोसाइटी अफेक्ट हुई थी इस पर्टिकुलर वायलेंस से। और प्ले भी जो है ये एंड होता है एंटनी की एक स्पीच से, जहाँ पे वो बताता है कि वॉयलेंट इवेंट्स जो है उस पूरे प्ले के, और जो पार का जो नेचर है कि एक इंसान पावरफुल हो जाता है तो क्या होता है, तो उसके उसी पर उसने स्पीच दी थी। ये उसकी इस स्पीच से सजेस्ट होता है कि वॉयलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, बल्कि क्या होता है कि इट अल्टीमेटली लीड्स टू मोर सफरिंग। How did you find this my discussion? Please let me know in the comment box. And my part 4, I'm going to cover line by line explanation and the question answers as well. Till the time I come with my next video, keep watching my channel, share it. Thank you for watching.